फिल्म की शुरुआत ही झटका देने वाली है। एक प्यारी सी छोटी बच्ची एक गुड़िया के अंदर बेबी बॉटल घुसा देती है और फिर खुश होकर देखती है कि हर जगह से उसमें से लिक्विड निकल रहा है। हाँ, ये डरावना है, लेकिन उस बच्ची के लिए ये अजीब हरकत उसके दिल का खालीपन भरने का तरीका है। उसका नाम है मीसाको। उम्र में छोटी, लेकिन दिमागी हालत बहुत बिगड़ी हुई। सीधी भाषा में कहें तो मीसाको को गंभीर मानसिक बीमारी है। उसे ना तो कोई भावनात्मक सहारा मिला है, ना ही वो खुद को शांत करना जानती है। जब भी उसे कोई चीज छेद वाली दिखती है, उसे भरने की तलब लगती है। बस यही एक तरीका है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन उसे एक मैनहोल दिखता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब ये छेद भरने हैं। वो आसपास से कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, केंचुए, जो भी हाथ आए सब इकट्ठा करके उनमें डालने लगती है, पर वो सब बहुत छोटे होते हैं। उससे उसका मन नहीं भरता। फिर वो एक टोपी में जानवर पकड़ने लगती है। कुछ बड़ा चाहिए। तभी एक और लड़की आती है, अपनी खोई हुई टोपी ढूंढते हुए। मीसाको मुस्कुराते हुए टोपी वापस कर देती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की टोपी के अंदर झांकती है, डर के मारे चौंक जाती है और डरते हुए नदी में गिर जाती है। मीसाको खामोशी से सब देखती है। ना वो मदद के लिए चिल्लाती है, ना दौड़ती है। जब लड़की की सांसें थम जाती हैं, मीसाको के चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान होती है। उसी पल उसे एहसास होता है, छेद भरना असली राहत नहीं देता, किसी को तड़पते या मरते देखना देता है। साल बीत जाते हैं, पर फिर कभी उसे वैसी राहत नहीं मिलती। वो हर दिन उसी पल को याद करती है और अंदर से खाली महसूस करती रहती है। एक दिन वो एक भाई बहन को जाते हुए देखती है। अचानक हवा में उड़कर छोटी बच्ची की टोपी एक स्टॉर्म ड्रेन में जा गिरती है। एक अच्छा सा लड़का वहां से गुजरता है और मैनहोल का ढक्कन उठाने लगता है ताकि बच्ची की टोपी निकाली जा सके। ढक्कन भारी होता है और लड़का जोर लगाते लगाते थक जाता है। यहीं मीसाको अपनी चाल चलती है, मदद का नाटक करती है। फिर जब कोई नहीं देख रहा होता, वार करती है। लड़का वहीं मर जाता है और मीसाको के चेहरे पर वही पुरानी पागलपन भरी खुशी। ना कोई पछतावा, ना गिल्ट। 5 साल बीत जाते हैं। मीसाको अब भी मानसिक रूप से इतनी टूटी हुई है कि कोई स्किल नहीं सीख पाती, इसलिए कुकिंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है। शायद कोई नया रास्ता मिल जाए। लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है मित्सुको से, जो उससे भी ज्यादा टूटी हुई है। मिडिल स्कूल में उसके साथ लड़कों ने बुरा बर्ताव किया था और तब से वो हर मर्द को दरिंदा समझती है। कभी कभी तो वो खुद की कलाई काट लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि दर्द से ही सुकून मिलता है। मीसाको को मित्सुको में अपनी परछाई दिखती है। 2 टूटी लड़कियां जो इस दुनिया में अकेली हैं। उनका रिश्ता अजीब लेकिन गहरा हो जाता है। वो एक दूसरे के लिए पागल हो जाती हैं, यहां तक कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने का वादा करती हैं। कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हमारी कलाई पर निशान बना सकते हैं। उनके स्कूल के पास एक नूडल्स शॉप होती है, जिसका मालिक बहुत ही घटिया इंसान होता है। हर बार उन्हें परेशान करता है। मित्सुको को बचाने के लिए मीसाको एक दिन उसे अकेले में बुलाकर सीढ़ियों से धक्का दे देती है। वो वहीं मर जाता है। कोई कैमरा नहीं, कोई सबूत नहीं, सब कुछ दबा दिया जाता है और लड़कियां ऐसे जीने लगती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन क्लास में मित्सुको बेहोश होकर गिर जाती है। तब मीसाको को पता चलता है कि मित्सुको छुपकर खुद को तकलीफ देती रही है। मित्सुको कहती है कि मीसाको के दिए घाव अब उसे राहत नहीं देते। ये सुनकर मीसाको टूट जाती है। उसे ये धोखा लगता है। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू निकालती है और मित्सुको की कलाई पर गहरी चोट करती है। खून बहता है और मीसाको को फिर वही पागल खुशी मिलती है। ये चौथा इंसान था जिसे उसने नुकसान पहुंचाया। कुकिंग स्कूल खत्म होने के बाद मीसाको एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है, लेकिन वहां के लड़कों की गंदी निगाहें और बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो नौकरी छोड़ देती है। अब अकेली और थकी हुई मीसाको रेड लाइट एरिया में एस्कॉर्ट बन जाती है। लेकिन पहले ही कस्टमर के रूप में उसे वही रेस्टोरेंट वाला लड़का मिलता है जो पहले से उसे गंदी नजरों से देखता था। अब जब उसे मौका मिला, वो अपने दोस्त से फोन पर बढ़ चढ़कर बातें करता है, जैसे मीसाको कोई चीज हो। उसे नहीं पता था कि मीसाको के अंदर का अंधेरा फिर जाग चुका है। वो उसे पुराने किचन में ले जाता है,
जहां कभी वो दोनों काम करते थे। जैसे ही वो मिसाको को टेबल पर बैठाता है, मिसाको को पुरानी यादें याद आ जाती हैं और वो लोहे की कढ़ाई से उसके सिर पर वार कर देती है। खून बहता है, लेकिन मिसाको चुपचाप सब साफ करती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो नदी किनारे खड़ा है। वो उसकी जिंदगी बदल देगा। मिसाको धीरे धीरे उसके पास जाती है और एक कोडेड लाइन बोलती है जो अवैध धंधों में इस्तेमाल होती है। वो आदमी कुछ समझता नहीं, इसलिए मिसाको साफ साफ बताती है कि उसे क्या चाहिए। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो आदमी बस पैसे देता है और उसे डिनर ऑफर करता है बिना कुछ मांगे। इसके बाद वो रोज पुल के पास आता है, खाना लाता है, पैसे देता है, लेकिन कभी कोई गलत हरकत नहीं करता। धीरे धीरे मिसाको को कुछ महसूस होने लगता है जो उसने कभी नहीं किया था, अपनापन। वो खुद कहती है, मैं ऐसे फ्री में खा नहीं सकती, कुछ तो करने दो। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है और यहां आता है असली ट्विस्ट। वो आदमी उससे कुछ भी नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि मिसाको उसके पास लेट जाए ताकि उसे नींद आ सके। मिसाको हैरान हो जाती है, लेकिन सवाल नहीं करती। कुछ दिनों बाद वो पूछ ही लेती है, तुम क्या मुझे पसंद नहीं करते? आदमी सच्चाई बताता है, ये सब दिमागी है। पता चलता है कि 5 साल पहले उस आदमी की वजह से एक छोटे लड़के की मौत हो गई थी। वो बस मदद करना चाहता था, लेकिन हादसा हो गया। उसे जेल नहीं हुई, बस सजा टाल दी गई। लेकिन उसने खुद को ही पूरी तरह दोषी मान लिया। बच्चे के परिवार को मुआवजा देने के लिए उसने अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर तक बेच दिया। पर सबसे बुरी सजा थी उसकी नींद। जब भी वो आंखें बंद करता, उस बच्चे का लहूलुहान चेहरा उसके सामने आ जाता। 5 साल तक हर जगह वो एक छोटी सी जहर की शीशी लेकर घूमता रहा, ताकि जब गिल्ट बर्दाश्त ना हो तो खुद को खत्म कर सके। जब उसने मिसाको को ये सब बताया तो मिसाको सन्न रह गई, क्योंकि जो हादसा उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, असल में उसकी वजह वही थी। जिंदगी में पहली बार मिसाको को पछतावा हुआ, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले उसे जोर से उल्टी आई और वो बाथरूम की तरफ दौड़ी। उसे देखकर उस आदमी ने सब समझ लिया। मिसाको प्रेग्नेंट थी और फिर जो उसने कहा वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने मिसाको को प्रपोज कर दिया। वो जानता था बच्चा उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि इस मासूम जान को पाल पोस कर बड़ा करे। शायद यही उसे उसका खोया हुआ सुकून वापस दे पाए। मिसाको ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही महीनों बाद उनका बेटा हुआ और जैसे जैसे वो बच्चे को पालते गए, दोनों की टूटी हुई जिंदगियां धीरे धीरे जुड़ने लगी। मिसाको को अब किसी को मारने की तलब नहीं होती। उसे पहली बार ऐसा लगा कि एक परिवार का प्यार उसकी खाली आत्मा को भर सकता है। वो आदमी भी अब खुद को माफ करने लगा। सालों बाद उसने सुकून की सांस ली, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन मिसाको के पुराने किचन से उसका एक साथी उसे ढूंढता हुआ आता है। उसे पता है कि मिसाको ने पुराने शेफ को मारा था। वो मिसाको को धमकाता है, कहता है कि या तो उसके साथ रात बिताओ या वो पुलिस के पास चला जाएगा। मिसाको, जो अब अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मान जाती है। वो उसे कराओ के बार में मिलती है, चुपचाप बैठती है, शांति से पीती है। फिर जैसे ही वो आदमी अपना पहला ड्रिंक खत्म करता है, वो जमीन पर गिर जाता है, मर जाता है जहर से। याद है पिछली बार जब मिसाको ने एक आदमी को मारा था, उसने फोन पर किसी से बात की थी। फोन के उस पार यही आदमी था। अब सारे डीले सिरों को बांधकर मिसाको को लगा अब वो चैन से जी सकती है। लेकिन घर लौटते ही 2 पुलिस वाले उसके दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। उन्होंने मृतक के फोन रिकॉर्ड ट्रेस किए थे, पर मिसाको का दिमाग ठंडा और चालाक था। उसने कुछ साधारण जवाब दिए और पुलिस बिना शक किए लौट गई। पर पुलिस को भले ही शक ना हुआ हो, उसका पति सब समझ गया। उसे जहर की वही पुरानी बोतल मिली जो अब आधी खाली थी, और उस जगह का सिर्फ एक इंसान को पता था, मिसाको। रात को जब उनका बेटा सो गया, वो मिसाको से धीरे से पूछता है, क्या तुमने मारा उसे? मिसाको रुकती है, लेकिन साफ इनकार कर देती है। उसे पता था अगर उसने एक बार कबूल किया तो उसकी पूरी जिंदगी के सारे राज उजागर हो जाएंगे। लेकिन फिर उसे एहसास होता है अगर वो अब भी छुपाती रही तो वो उस आदमी से गद्दारी करेगी जिसने उसे सब कुछ दिया। वो एक लंबी रात थी।
सुबह होते होते मिसाको एक फैसला करती है। वो अपनी पूरी जिंदगी, हर जुर्म, हर घाव, हर अफसोस एक नोटबुक में लिख देती है और फिर आत्महत्या करने चली जाती है, सजा के तौर पर। लेकिन जैसे ही वो खुद को पानी में डुबोने वाली होती है, उसका छोटा बेटा आ जाता है। वो जानता तक नहीं कि क्या हो रहा है, पर अपनी माँ को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। मिसाको आखिरी बार हिम्मत जुटाती है और अपने बेटे को किनारे तक धकेलती है। बेटा बच जाता है, लेकिन मिसाको खुद थकान से डूब जाती है। उसका शरीर कभी नहीं मिला। साल बीतते हैं, बेटा बड़ा होता है, लेकिन माँ की कोई याद नहीं बचती। फिर एक दिन उसे वही नोटबुक मिलती है, हर पन्ना खून से रंगा, सच्चाई से भरा। उसे यकीन नहीं होता कि जिस माँ की वो हमेशा तलाश करता रहा, वो एक सीरियल किलर थी। उसी वक्त उसका पिता घर आता है। नोटबुक देखकर वो ना तो चौंकता है, ना गुस्सा करता है, बस कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ ने लोगों को मारा, पर जो प्यार उसने तुम्हें दिया वो किसी भी माँ से कम नहीं था। बेटा इसे मानने से इनकार कर देता है। फिर पिता कहता है, वैसे वो नोटबुक पूरी नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो डूबी थी मैं समय पर पहुंच गया था, वो बच गई थी। वो बताता है कि जब उसने नोटबुक पढ़ी तो उसे समझ आया, जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी वही थी मिसाको। उसे नफरत आ गई थी। जब मिसाको को होश आया, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक सुनसान जलाशय में ले गया। उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। रस्सी के दूसरे सिरे पर एक भारी वजन। मिसाको ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप रेलिंग पर चढ़ गई, पर जैसे ही वो कूदने वाली थी, उसने उसे खींच लिया। वो उसे मरने नहीं दे पाया। उसने उसकी रस्सियां खोलीं और जैसे पहली बार मिले थे वैसे ही कुछ पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए। बिना पीछे देखे चला गया, और शायद यही उसका तरीका था अपनी तकलीफों से विदा लेने का। मिसाको ने चेहरा बदलवाया और एक नए शहर में किचन हेल्पर बन गई। वहीं उसकी मुलाकात होती है चिया से, एक प्यारी मासूम सी लड़की, उससे 20 साल छोटी। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि चिया उसी के बेटे की गर्लफ्रेंड निकली। चिया पर बहुत कर्ज था जो उसने लापरवाही में उठा लिया था, और अब उसे जबरन एडल्ट फिल्मों में घसीटा जा रहा था। मिसाको ये सब जानकर चुप नहीं रह पाई। उसने बेटे से झूठ बोला, कहा कि वो चिया की रिश्तेदार है, और सारी सच्चाई बता दी। बेटा गुस्से से तड़प उठा। चिया के अतीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बदला जरूर लेना चाहता था। लेकिन मिसाको ने कुछ और सोच रखा था। बेटे से पहले उसने सबको ढूंढकर खत्म कर दिया ताकि उसका बेटा कभी खून से ना जुड़े। लेकिन फिर बेटे को शक हुआ। सिर्फ एक इंसान को उसकी भावनाओं का पता था, और सिर्फ एक इंसान उसके लिए इतना कर सकता था। उसने मिसाको की बाजू खींची और वहीं पुराना घाव देखा। अब उसे सब समझ आ गया। वो फूट फूट कर चिल्लाया, तुमने कहा था, डायरी में लिखा था कि तुम अब कभी किसी को नहीं मारोगी, फिर क्यों आई हो वापस मुझे तोड़ने? मिसाको चुप रही। दोनों सारी रात एक ही जगह बैठे रहे, चुपचाप। सुबह की पहली रोशनी में बेटे ने कुछ महसूस किया। शायद वो कभी इस औरत को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो वो जानता था वो ये था कि उसके पिता ने कभी इस औरत से प्यार करना नहीं छोड़ा। मिसाको पुलिस को आत्मसमर्पण करने निकलती है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार हॉस्पिटल जाती है। वहां उसका सामना अपने पति से होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, वो मुस्कुराते हैं। उस एक पल में वो फिर से वही दो आशिक बन जाते हैं, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।